प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग एंड लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैंक यानी उसके डेफिनेशन, उसके सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व के वीडियो में हमने बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में पहले हम चर्चा कर चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो हमारा बैंक है, क्योंकि आज के समय में सभी का बैंक से किसी न किसी रूप में आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, आधुनिक बैंकिंग का जो विकास है सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था, जबकि इटली में 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई थी। इसके बाद बैंक स्थापित हुए, जिनमें 1401 में बैंक ऑफ वार्सिलिनो, 407 में बैंक ऑफ जेनेवा के नाम से, और 1606 में अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंस्ट्रॉम को 17वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महान बैंक माना गया। अगर हम बात करें 1694 की, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो बैंकिंग प्रणाली थी उसका विकास प्रारंभ होता गया। अब हम इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि बैंक का अर्थ क्या होता है, और फिर उसके बाद में उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण बोलचाल में बैंक का अर्थ उस संस्था से लगाया जाता है जो जनता का जो धन प्राप्त करती है और ऋण के रूप में जमाकर्ताओं के मांगने पर भुगतान का कार्य करती है। संक्षेप में रुपए का लेन देन करने वाली संस्था ही बैंक है। आधुनिक युग में बैंक के क्षेत्र तथा इसकी कार्य प्रणाली है, इसमें अब परिवर्तन आ गया है। बैंक एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन होगा, फिर भी हम कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं। जैसे किनले कहते हैं, बैंक वह संस्था है जो उधार दिए जाने वाले धन की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं अनुसार ऋण देती है, तथा जिसको व्यक्तियों में आवश्यकता न होने पर द्रव्य सुपुर्द किया जाता है। अगर हम बात करें हार्ट के अनुसार, यानी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे हार्ट, जैसे गिलबर्ट्स है, काउथर है, तो हम सबसे पहले लेते हैं हार्ट अर्थशास्त्री थे। वो कहते हैं बैंक वह संस्था है जो अपने साधारण व्यवहार में धन प्राप्त करती है तथा जमाकर्ताओं और खातेदारियों को चैंकों से भुगतान करती है। अगर हम गिल्टबर्ट्स के अनुसार बात करें तो बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है। अगर हम काउथर के अनुसार बात करें तो काउथर कहते हैं बैंकर का व्यवसाय जनता से कर्ज लेना और बदले में प्रतिभूतियां देना तथा इस प्रकार मुद्रा रचना करना है। अगर हम बात करें इन परिभाषाओं के आधार पर एक सर्वमान्य परिभाषा अगर निकाले संक्षिप्त शब्दों में, तो हम ये कह सकते हैं बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय, यानी द्रव्य का मतलब लिक्विडिटी में व्यवसाय करती है। एक प्रतिष्ठान जहाँ पर धन का जमा, उसका संरक्षण, उसका निर्गमन होता है तथा ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉडर्न बैंक्स, यानी आधुनिक बैंकों के जो प्रकार है उसके स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि आर्थिक जगत में परिवर्तन के साथ साथ बैंकिंग संस्था के जो कार्य है उनमें विशेषता के आधार पर मार्ग प्रशिक्षित होता रहता है। इन कार्यों में भिन्नता के कारण अनेक प्रकार के बैंकों की स्थापना हुई है। प्रत्येक वर्ग बैंक विशेष प्रकार के व्यवसाय और कार्य के लिए ऋण देते हैं। इस प्रकार हम आधुनिक बैंकों के स्वरूप को समझ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले
नंबर 1 पे आता है कॉमर्शियल बैंक। यानी कॉमर्शियल बैंक का मतलब है व्यापारिक बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य ही करते हैं और व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं। इसके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि 3 माह की होती है। अगर हम बात करें जैसे स्टेट बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, ये सभी व्यापारिक बैंक है। यानी व्यापारिक बैंक धन जमा प्राप्त करते हैं और ग्राहकों से चेकों का भुगतान करते हैं और एजेंसी से संबंधित कार्य भी वो करते हैं। अगर हम बात करें नंबर 2 पे इंडस्ट्रियल बैंक यानी औद्योगिक बैंक। औद्योगिक संस्थाओं को निर्माण कार्यों तथा उनके जो विस्तार है आदि के लिए बड़ी मात्रा में दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन ऋण ही प्रदान करते हैं, अतः दीर्घकालीन एवं बड़े ऋणों की पूर्ति हेतु औद्योगिक बैंक ही करते हैं। इनकी पूंजी अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगर हम संयुक्त यानी ज्वाइंट कंपनीज के बाद कैपिटल के लिए हिस्सेदारी की बात करें या उनके विनियोजन के संस्थाओं को बेचने की बात करें तो वह अपने ऐसे बैंक अपनी उधार योग्य जो पूंजी है उसमें वृद्धि करने के लिए दीर्घकालीन ऋण भी बेचते हैं। केंद्रीय बैंक तथा सरकार के अलावा विदेशी संस्था भी इस प्रकार के बैंकों को आर्थिक साधन उपलब्ध कराते हैं। अगर हम बात करें तीसरा है एग्रीकल्चर बैंक यानी कृषि बैंक। विश्व में जापान, अमेरिका, रूस आदि जो विकसित देश है कृषि विकास की वित्त व्यवस्था के लिए विशिष्ट प्रकार के बैंक कार्यशील है। अल्पकालीन और मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति के लिए भारत में एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं तथा दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक्स काम कर रहे हैं। सहकारी बैंकों में कृषि केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक आदि है। अगर हम शीर्ष बैंक की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि यानी ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना लघु उद्योगों एवं ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों की उपलब्धता की व्यवस्था के लिए हुआ है। चौथा आता है विदेशी विनिमय बैंक यानी फॉरेन एक्सचेंज बैंक। यानी विदेशी विनिमय बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। सभी देशों में प्राय व्यापारिक बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन, बिलों का क्रय विक्रय तथा विदेशी व्यापार को सरल केवल विदेशी बैंक की शाखाओं की कार्य प्रणाली से ही किया जाता है। अगर हम भारत में बात करें तो व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय बैंक के रूप में लगे हुए हैं। हम बात करते हैं सेविंग बैंक्स यानी बचत बैंक्स। पाश्चात्य राष्ट्र जो है जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि राष्ट्रों में छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए बचत बैंक स्थापित किए गए हैं जिसमें थोड़ी धनराशि जमा की जाती है तथा विशेष शर्तों के अनुसार ही निकाली जा सकती है। भारत में भी अल्पकालीन बचत को प्रोत्साहन देने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण बैंकिंग की दृष्टि से पोस्ट ऑफिस बचत खाते यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स की व्यवस्था उसी का रूप है। भारत में व्यापारिक बैंक ही बचत बैंक का कार्य करते हैं। छठा है स्वदेशी बैंकर्स यानी इंडिजियस बैंकर्स। भारत के संदर्भ में इस प्रकार के बैंकों में महाजनों, सराफों और साहूकारों का समावेश होता है। भारत की जो ग्रामीण और कृषि वित्त व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। शहरी एवं अन्य व्यवसायों में वित्त व्यवस्था में काफ़ी योगदान रहा है। इन्हीं शोषण प्रवृत्ति के कारण केंद्रीय जो बैंक है उसमें कठोर नियंत्रण एवं नियमन के लिए इन बैंकों की गतिविधियां कम पड़ रही है। फिर सातवां है हमारा प्राइवेट सेक्टर्स बैंक यानी निजी क्षेत्र बैंक। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या अगर हम बात करें जून 2011 से 21 थी, जिसमें निजी क्षेत्र के अनुसूचित पुराने बैंक 15 तथा उनकी जो शाखाएं थी 4883 थी। भारत में जो अनुसूची है
उसमें निजी संयंत्रों की बैंकों की जो संख्या है, जिसमें मुख्यतः आती है HDFC बैंक, लक्ष्मी विकास बैंक, ICICI बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, यस बैंक आदि प्रमुख है। अगर हम बात करें, हमारा 8वां पॉइंट आता है, वो आता है केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक। आज विश्व के सभी राष्ट्रों में नियंत्रण, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का निर्गमन करने, बैंक के रूप में भूमिका निभाने तथा साख की मात्रा पर उचित नियंत्रण से मौद्रिक नीति का सफल संचालन करने का कार्य केंद्रीय बैंक करते हैं। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में उपयुक्त कार्य कर रहा है। 9वां है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी निर्यात आयात बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात निर्यात में साख की जो वित्त व्यवस्था है और उनके भुगतानों के जोखिम में सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन बैंकों का विकास किया गया है। भारत में जनवरी 1982 में निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी। फिर हमारा 10वां जो बैंक है वो है इंटरनेशनल बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास ने विदेशी व्यापार, मुद्रा एवं आर्थिक सहयोग तथा सांस्कृतिक सद्भावना को बल दिया है। मौद्रिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी जिसको हम इंटरनेशनल मनी फंड कहते हैं और वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संघ जिसे हम कहते हैं IDA आदि प्रमुख है। ये विदेशी मुद्रा में ऋण देने और ऋण पत्र खरीदते हैं अथवा गारंटी देकर ऋणों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से हम जो बैंकों का जो स्वरूप है इस तरह से 10 बिंदुओं के अंतर्गत विभक्त कर कर आसानी से समझ सकते हैं। आज के समय के परिप्रेक्ष्य में अगर अन्य बिंदुओं के अंदर हम ले तो बैंकिंग व्यवस्था को सरल बनाने के लिए जो डिस्काउंट हाउस और एक्सेप्टेंस हाउस आदि बिलों की कटौती करते हैं ये भी इसी का ही पार्ट है। इस तरह से हम आज इस चर्चा की इस टॉपिक के बारे में यानी बैंक्स के बारे में मेरे हिसाब से काफ़ी है। कल हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा सिलेबस के हिसाब से हम उसमें जो चर्चा करेंगे वो होगा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न बैंक्स यानी आधुनिक बैंकों की संगठनात्मक संरचना का जो स्वरूप है वो कैसा है उसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।